Not what he wishes and prays for does a man get, but what he justly earns. His wishes and prayers are only gratified and answered when they harmonize with his thoughts and actions. In the light of this truth, what then is the meaning of fighting against circumstances? It means that a man is continually revolting against an effect while all the time he is nourishing and preserving its cause in his heart. That cause may take the form of a conscious vice or an unconscious weakness, but whatever it is, it stubbornly retards the efforts of its possessor and thus calls aloud for remedy. तो जैसा कि इन 4 लाइनों में कहा गया है, किसी भी इंसान को कोई भी चीज इसलिए हासिल नहीं होती कि वो प्रार्थना कर रहा है या वो कामना कर रहा है, चाह रहा है ना, विशेष है, इस उनके विश के वजह से उनके कामनाएं पूरी नहीं होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? विशेष तो सबके पास होती है ना, प्रार्थनाएं तो सब कोई करता है। कौन नहीं चाहता है कि उसको एक अच्छा लाइफ ना मिले? कौन नहीं चाहता है उसको सक्सेस ना मिले? हर कोई चाहता है कि उसको एक अच्छा लाइफ मिले, बट चाहने मात्र से मिलता नहीं है, ये यहां कहा जा रहा है ना। कमाना पड़ता है, ठीक है। इंसान को वही मिलता है जो वो उसकी असली कमाई होती है, चाहने से कुछ नहीं होता है। उसकी विशेष और प्रेयर्स पूरी होते हैं, लेकिन तब जब वो उसके थॉट और एक्शन के तालमेल में हो। अगर यह सच है तो फिर हम परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष क्यों करते हैं? देखिए, इंसान लगातार दिल में छिपे हुए कारण को पालता है, कारण यानी कि कॉज को पालता है, लेकिन उनकी वजह से बाहर उत्पन्न परिणामों के खिलाफ लड़ता है। यानी कि कॉज अंदर है और उस कॉज की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, यानी कि उसके लाइफ का जो सर्कमस्टेंस है, जो हालात है, वो उसका जो कॉज है वो अंदर है, बट कॉज को वो पालता है अंदर, उसको और मजबूत करता है अंदर, बट उसके इफेक्ट के खिलाफ वो लड़ता है। तो यह अंदरूनी जो कॉज है वो कोई दुर्गुण हो सकता है या कोई अचेतन कमजोरी भी हो सकता है। कारण चाहे जो हो, वह कारण इंसान की कोशिश को सफल नहीं होने देता है जब तक कि उसे सुधार ना लिया जाए। समझ रहे हैं बात को? कि आप लाख कोशिश करके थक जाओ, आपके हालात नहीं बदलेंगे तब तक जब तक कि आप उसके जड़ को ना काट दो। और जड़ कहाँ है? बाहर या अंदर? अंदर। इसको देखो, सिर्फ सुनो नहीं, इस बात को देखो, देखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। Men are anxious to improve their circumstances, but are unwilling to improve themselves. They therefore remain bound. The man who does not shrink from self-crucifixion can never fail to accomplish the object upon which his heart is set. This is as true of earthly as of heavenly things. Even the man whose sole object is to acquire wealth must be prepared to make great personal sacrifices before he can accomplish his object. And how much more so he who would realize a strong and well-poised life. देखिए, लोग अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के बारे में सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि परिस्थितियां अच्छी हो जाए, लेकिन वे खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए वे हमेशा हर जगह बंधन में रहते हैं। जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने के कष्ट से, है ना, यानी कि जो खुद यानी कि उसका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो उसके विचार हैं, एक तरह का थॉट पैटर्न है, जो सॉफ्टवेयर उसका है ना, अंडरस्टैंडिंग है, उसको वो देखे और उसमें फ्लॉ को देखे और वो पूरी तरह से उसको बदल दे। तो जो इंसान ये काम कर सकता है, ये करना बहुत आसान भी है एक पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि रियलिटी ये है कि 99% लोग के लिए ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनके थॉट्स का मतलब है वो खुद ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। ये बस थॉट है, ये अपना ही बनाया हुआ उनका कहानी है। इसको कैसे भी वो चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो वो पहले देखे रियलिटी को, उसके अकॉर्डिंग अपने थॉट को डिजाइन करे। तो ये काम करने में जो पीछे नहीं हटता है, जो हल्का सा भी झिझकता नहीं है, वो कभी भी अपनी मनचाही चीज पाने में असफल नहीं हो सकता है। यह सभी तरह की चीजों के बारे में सच है, चाहे वे इस लोक की हो या परलोक की हो।
जिस व्यक्ति का इकलौता मकसद दौलत हासिल करना है, उसे भी मनचाही मंजिल तक पहुंचने से पहले बहुत सारे त्याग करने होते हैं। तो जरा सोचिए, उस व्यक्ति को कितना ज्यादा त्याग करना होगा जो सशक्त और संतुलित जीवन जीना चाहता है, यानी कि जो एक बैलेंस्ड लाइफ चाहता है, ठीक है, जो एक सही जिंदगी जीना चाहता है, उसको तो कितने सैक्रिफाइसेस देने होंगे। और सैक्रिफाइसेस किस लेवल पर, यानी कि अपने विचारों को छोड़ना होगा, इस लेवल पर सैक्रिफाइसेस का बात किया जा रहा है। यहाँ कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है, क्योंकि जो भी एफर्ट है वो अपने माइंड में करना है, अपने विचारों को देख करके उसको अल्टर करना है। उन चीजों का सैक्रिफाइसेस के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। Here is a man who is racially poor. He is extremely anxious that his surroundings and home comfort should be improved. Yet, all the time he shirks his work and considers he is justified in trying to deceive his employer on the ground of the insufficiency of his wages. Such a man does not understand the simplest rudiments of those principles which are the basis of true prosperity, and is not only totally unfitted to rise out of his wretchedness, but is actually attracting to himself a still deeper wretchedness by dwelling in and acting out indolent, deceptive and unmanly thoughts. यहाँ एक आदमी को देखें जो बहुत ही गरीब है। वह अपने परिवेश और घरेलू सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने की बहुत चिंता करता है, लेकिन इस दौरान वह अपनी नौकरी में काम चोरी करता है, मक्कारी करता है और अपने मालिक को धोखा देता है। वह यह मानकर चलता है अगर उसका मालिक उसे कम वेतन दे रहा है तो काम चोरी करना और मालिक को धोखा देना पूरी तरह से जायज और तर्क संगत है। ऐसा आदमी सच्ची दौलत के सिद्धांतों की बुनियादी बातें ही नहीं समझता है। वह आलसी, धोखेबाज और घटिया विचारों को लगातार सोचकर और उनके अनुरूप निरंतर काम करके और भी ज्यादा गरीबी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वह इस बात को ही नहीं समझता है कि अगर वह अपने जीवन में सकारात्मक चीजें चाहता है तो यह काम कभी भी नकारात्मक विचार रखकर नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपको यह सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीजें चाहते हैं तो बुरे विचार ना सोचें। अगर भूल से कोई बुरा विचार दिमाग में भटकता हुआ आ भी जाए तो उसे वहां जड़े जमाने और लंबे समय तक रहने की अनुमति ना दें। Here is a rich man who is the victim of a painful and persistent disease as the result of gluttony. He is willing to give large sums of money to get rid of it, but he will not sacrifice his gluttonous desires. He wants to gratify his taste for rich and unnatural viands and have his health as well. Such a man is totally unfit to have health because he has not yet learned the first principles of a healthy life. अब एक अमीर आदमी को देखें जो लोभ के वजह से एक कष्टकारी और लंबी बीमारी का शिकार है। वह इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन वह अपनी लोभी इच्छाओं का त्याग करने को तैयार नहीं है। उसकी जीभ मीठे, चटपटे और तेल चिकनाई वाले हानिकारक खान पान के लिए लपलपाती रहती है, लेकिन साथ ही वह स्वस्थ भी रहना चाहता है। ऐसा इंसान स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, क्योंकि वह अब तक स्वस्थ जीवन के शुरुआती सिद्धांतों को भी नहीं सीख पाया है। Here is an employer of labor who adopts crooked measures to avoid paying the regulation wage, and in the hope of making larger profits, reduces the wages of his work people. Such a man is altogether unfit for prosperity, and when he finds himself bankrupt, both as regards reputation and riches, he blames circumstances, not knowing that he is the sole author of his condition. यहाँ मजदूरों का एक मालिक है जो चालबाजी करके और छल कपट से अपने मजदूरों को सरकारी न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह से ज्यादा लाभ होगा। ऐसा इंसान दौलत के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, और जब वह दिवालिया होता है, प्रतिष्ठा में भी और दौलत में भी, तो वह परिस्थितियों को दोष देता है। वह इस बात को नहीं जानता है कि वह खुद ही अपनी परिस्थितियों का एकमात्र लेखक है, और अगर उसके जीवन की कहानी दुखांत है तो इस दुखांत को उसी ने बनाया है। I have introduced these three cases merely as illustrative of the truth that man is the cause, though nearly always is unconsciously, of his circumstances, and that whilst aiming at a good
end. He is continually frustrating its accomplishment by encouraging thoughts and desires which cannot possibly harmonize with that end. Such cases could be multiplied and varied almost indefinitely, but this is not necessary, as the reader can, if he so resolves, trace the action of the laws of thought in his own mind and life, and until this is done, mere external facts cannot serve as a good of reasoning. तो यहाँ लेखक कहते हैं, मैंने यहाँ 3 प्रकरण बताए हैं। वे इस सत्य के उदाहरण हैं कि मनुष्य ही अपनी परिस्थितियों का निर्माता है। हालांकि लगभग हमेशा वह इस काम को अचेतन रूप से करता है, और हालांकि उसका उद्देश्य अच्छा होता है, लेकिन इस उद्देश्य को पाने की राह में बाधाएं वह खुद ही खड़ा करता है। वह ऐसे विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करता है जो उसके लक्ष्य या उद्देश्य के तालमेल में नहीं होती है, इसलिए वह उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है। इसी तरह के ढेर सारे प्रकरण बताए जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर पाठक चाहे तो विचार के नियमों के परिणाम और अपने खुद के मस्तिष्क और जीवन में देख सकता है। समझ रहे हैं? बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला चाहे तो विचार के नियम का जो परिणाम है, समझ रहे हैं, लॉ ऑफ थॉट, उसका जो रिजल्ट है वो खुद के मस्तिष्क में, इसको खुद के माइंड में और अपने लाइफ में देख सकता है। मतलब लॉज को देखे, अप्लाई करे और वो उसका रिजल्ट देखे, जिससे वो अच्छे तरीके से समझ सकता है। थैंक यू सो मच।